नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड और आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। ये खबरों का महाबुलेटिन है जिसमें हम आपको दिखाते हैं खबरों के पीछे छिपी असल खबर। और आज आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल न्यूज डिकोड देखना कितना जरूरी है और इससे हमें क्या क्या लाभ भी होते हैं, इसकी भी एक झलक आप पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। मध्य प्रदेश में सीएम राय स्कूल खोले गए, ये खबर आपको याद होगी। और हर कोई इन एक्सीलेंस स्कूलों से ये उम्मीद करता है कि यहां शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे, उठाए भी गए। ऐसे शिक्षण संस्थान एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आ सकें, ये सरकार की भी मंशा है, लोगों की उम्मीद है। लेकिन भोपाल में ऐसे ही एक्सीलेंस स्कूल में जो कुछ हुआ उसने बहुत सारे सवाल सामने ला दिए। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, दो टीचर्स ने स्कूल की क्लास से छात्रों को बाहर कर नमाज पढ़ी। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही विवाद हो गया, जिसे लेकर प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बात करने की बात कही। वहीं उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि कई लोगों की मजबूरी होती है, इसीलिए वो अन्य जगह नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। तो ये अक्षम्य अपराध है। माननीय इंदर सिंह जी से भी बात करूंगी। ऐसी विचित्र घटना का तुरंत परीक्षण होना चाहिए। जो भी अपराधी लोग हों उनको कठोरतम कार्रवाई होना। स्कूल में अगर नमाज पढ़ रहा है तो वहाँ मस्जिद नहीं बन गई, आप समझिए, मजबूरी होती है। अगर वो वहाँ कोई नमाज पढ़ रहा था तो इसमें इतना बड़ा बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद प्रिंसिपल ने भी मामले में संज्ञान लिया और टीचर को नोटिस जारी कर दिया। हम ऐसी कोई भी अपनी आस्था से संबंधित प्रैक्टिसेस स्कूल में ना करें जिससे कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों के विशेष कोई संदेश जाए। मामले में नोटिस तो जारी हो गया, लेकिन देखना होगा कि स्कूल प्रशासन की जांच में क्या निकल कर सामने आता है। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या दो महिला टीचर्स को क्लास में नमाज पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या ऐसा करके, ऐसा वीडियो सामने लाके कहीं किसी को टारगेट किया जा रहा? चलिए इस पूरे विषय को अच्छी तरह संवेदनशीलता से डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ है कि दोनों टीचर्स को यह बात अच्छी तरह पता है या होनी चाहिए, समझनी चाहिए कि स्कूल एक सरकारी पढ़ाई लिखाई का शिक्षण संस्थान है और हर संस्थान की तरह शिक्षण संस्थान के सरकारी नियम कायदे कानून है और नियमों के मुताबिक ही सरकारी संस्थाओं को चलाया जाता है। और ये नियम कहते हैं कि कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस आप वहां अपना नहीं सकते। दूसरी बात, बच्चों को किसी भी अदर एक्टिविटी के नाम पर आप क्लास से बाहर निकालें, ये कैसा तरीका हुआ? ये बेहद शर्मनाक और गलत बात है। एक और बात, ये कृत्य शिक्षिकाओं के द्वारा किया गया और लगातार किया गया और ये वही टीचर्स हैं जिन पर उन्हीं बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा है, उन्हीं के द्वारा पढ़ाई का नुकसान करवाया जा रहा है। अंतिम बात, ये एक दिन की बात नहीं, रोजाना की एक प्रैक्टिस बन चुकी थी जिसको लेकर कुछ लोगों को दिक्कत महसूस हुई। उन्होंने वीडियो बनाया और ये वीडियो वायरल हुआ, तब ये मामला सामने आया। समझना यहां पर यह है कि यहां किसी धर्म विशेष से या धार्मिक प्रैक्टिस से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस जगह और जिस वक्त पर की जा रही है उसको लेकर सवाल है। हर किसी को संस्थानों के नियम फॉलो करने हैं। सार्वजनिक जगहों पर, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक परिसर में अपने नियम कायदे कानून के मुताबिक काम करना ही पड़ता है और ऐसा हर कोई करता है। जहां ऐसी प्रैक्टिस होगी जिससे दूसरों को दिक्कत हो, नियम टूटेगा, वहां इस पर विवाद होना तय है। बहरहाल अब देखना यह है कि इतने संवेदनशील मसले पर शिक्षिकाएं उत्तर क्या देती हैं या माफी मांगती हैं। अगर उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर को प्रबंधन कैसे लेता है। फिलहाल ये मामला सुर्खियों में और इसे कोई और रंग देना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आज बजट ला चुकी है। अगली खबर इससे जुड़ी। भारी हंगामे के बीच में प्रदेश के वित्त मंत्री ने 3,14,025 करोड़ का बजट प्रदेश के सामने रखा है। एक रिपोर्ट देखिए, समझिए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल का बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महाकाल की स्तुति कर अपना भाषण शुरू किया। जैसा कयास था, बजट वैसे ही लोक लुभावन नजर आया। विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट टैबलेट पर पढ़ा। वित्त मंत्री ने कुल 1 घंटा 50 मिनट में अपना बजट भाषण पूरा किया। प्रदेश को
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सौगात दी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपया प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर तारीफों और बुराई के दौर भी जारी रहे। उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता रही है और 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ऐसा मैं समझता हूं कि अब तक का ये सबसे ऐतिहासिक कदम। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है, झूठी सरकार का झूठा बजट। ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। साल चुनावी है, इसलिए सरकार ने हर वर्ग को अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश की है। चलिए, तो कल बजट आने के पहले प्री बजट भी हमने इस बात को रखा था और अब मध्य प्रदेश का बजट जब सबके सामने है तो डिकोड करते हैं कि इसकी तासीर कैसी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा वर्ग जो इसमें साधा गया वो है महिला वर्ग। अगर महिला वर्ग के लिहाज से देखें तो अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान महिला वर्ग के लिए है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ का प्रावधान है। युवा वर्ग की बात करें तो सरकार युवाओं के लिए कई सौगातें लेकर आई। घोषणाओं के तौर पर सरकार ने बेरोजगारों को 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी का वायदा इसमें किया है। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। 900 नए सीएम राय स्कूल खोले जाएंगे। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की गई हैं, इनका जिक्र हुआ है। किसानों को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता जो दी जा रही है उसका जिक्र किया है। डिफाल्टर किसानों का ब्याज सरकार भरेगी, ये बात पहले भी सरकार कहती रही है, इसको आगे बढ़ाया। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,050 करोड़ का प्रावधान। तीर्थ दर्शन योजना में हवाई सेवा को भी इंक्लूड किया, ये नई बात है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से ये नीति भी लागू की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे बजट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस बारे में पहले से उम्मीद थी, इस बारे में पहले से अनुमान था। और जैसा मैंने आज आपको शुरुआत में बताया कि न्यूज डिकोड बाकी बुलेटिन से कैसे अलग है, ये बात आपको जरूर याद दिलाएंगे कि कल इसी वक्त इसी मंच पर यहीं खड़े होकर हमने आपको न्यूज डिकोड में बताया था कि बजट को लेकर क्या तासीर रह सकती है। संभावना सब व्यक्त करते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सुनिए कि कल हमने इसी वक्त आपको यह बताया था कि बजट की तासीर कैसे होगी। अब की बार के बजट को बड़ा विशेष बताया जा रहा, हो भी सकता है, चुनावी साल है तो कैसा हो सकता है, जरा इसके जो तमाम कयास चल रहे हैं उसको डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा वर्ग है प्रदेश की महिलाओं का, उनका सपोर्ट मिला तो सरकार बननी तय। तो लाडली बहना योजना जिसको लेकर पहले से प्रचार शुरू है, इसको लेकर बड़ा ऐलान या फंड एलोकेशन संभव है। सीएम शिवराज राज्य की 50% आबादी महिलाओं को खुश करने का प्रयास अवश्य करेंगे, ये बात चुनाव के लहजे से भी और इसके पहले से संकेतों के तौर पर मिल गई। तो ये आपने देखा 24 घंटे पहले जब बजट आने वाला था, तैयारियां थीं, तब भी बताया था। और इस पूरे विश्लेषण को आप जरूर पीछे पलटकर देखेंगे तो इस पर युवाओं का भी जिक्र था। तो युवाओं पर, महिलाओं पर, अलग अलग वर्गों पर बजट का बड़ा हिस्सा फोकस्ड होगा, ये हमने अनुमान लगाया था। इसलिए हम कहते हैं कि बाकी बुलेटिन से अलग एक बुलेटिन है जिसमें आप खबरों के पीछे की असल खबर जड़ तक जाएंगे और इसे जानना समझना आपके साथ हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता। विश्लेषण करके आप तक हम खबरें लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बारी छत्तीसगढ़ की, जहां बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपना पहला राज्य में अभिभाषण पढ़ा है और विपक्ष ने इस दौरान टोका टोकी की, हंगामा किया है। रिपोर्ट देख लीजिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की हैं, जहां आज बजट सत्र का आगाज हुआ, जहां आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की कार्यवाही 2 मार्च यानी कल तक के लिए स्थगित की गई। गुरुवार सुबह 11 बजे फिर कार्यवाही शुरू होगी। महामहिम ने 20 मिनट में अपनी स्पीच पूरी की। छत्तीसगढ़ के देश और दुनिया के लिए नई आशा और नई विश्वास का गढ़ बनाने में सशक्त हासिल की है। बजट के पहले दिन अजय चंद्राकर और बिजमोहन अग्रवाल ने हंगामा किया। बीजेपी नेता आरक्षण के मामले पर कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ लगी याचिका का विरोध कर रहे थे, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। ये सरकार अपने फायदे के लिए तो राज्यपाल जी का उपयोग करती है,
परंतु जहां उनका राजनीतिक नुकसान होता है वहां पर संविधान का उल्लंघन करके उनके खिलाफ में हाईकोर्ट में जाती है। छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों जनता के हितों में आरक्षण के पक्ष के लिए हमने मामला लगाया है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यपाल महोदय के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। बजट सत्र का पहला दिन बताता है कि बजट सत्र के आने वाले सभी दिन हंगामेदार रह सकते हैं। बहरहाल देखना ये है 6 मार्च को पेश होने वाला राज्य का बजट कैसा रहता है। तो देश का बजट आ चुका है। मध्य प्रदेश के बजट पर हमने चर्चा कर ली। छत्तीसगढ़ का बजट सेशन शुरू हो चुका है। असली सवाल ये कि ये बजट होगा कैसा, बजट सत्र में क्या क्या और हो सकता है, इसको भी डिकोड करें। 1 मार्च से 24 मार्च तक का बजट सेशन शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। इसमें कुल 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। 6 मार्च को होली के ठीक पहले बजट पेश कर दिया जाएगा और इसके बाद होली की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर बजट सेशन का दूसरा हिस्सा शुरू हो पाएगा। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत के मुताबिक अब तक 1730 प्रश्न आ चुके हैं। 13 से 22 मार्च तक उन पर बातचीत होगी। 57 ध्यानाकर्षण बिंदु आ चुके हैं। प्रदेश में अब की बार विधानसभा में ऑनलाइन बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 22-23 साल में पहली बार ऐसा होगा कि विधायकों को मैनुअल बजट की कॉपी नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी टेबल के ऊपर मॉनिटर्स लगे होंगे। इसके पहले सभी विधायकों को इसे कैसे ऑपरेट करना बाकायदा इसके लिए ट्रेन किया जाएगा। इस बार चुनावी साल है तो बजट भी चुनावी होगा, यानी जनता के लिए कई रियायतें, सुविधाएं, कई प्रावधान आपको दिखेंगे और कोई बोझ नहीं होगा, ऐसा पक्का अनुमान माना जा रहा है कि अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राशि के मुताबिक बजट हो सकता है। पिछला बजट 1,12,603 करोड़ 40 लाख का था, तो अब की बार का जो अनुमान है आंकड़ा इससे बड़ा ही होगा। चलिए, बजट को लेकर लगातार उम्मीदों पर हम फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी 6 तारीख को बजट आना है। वैसे आपके हमारे किचन का बजट जाहिर तौर पर बिगड़ता ही जाता है। वजह है कि आम इंसान जब तक एक बढ़ोतरी एडजस्ट करता है, एक और बढ़ोतरी जेब पर बोझ बढ़ा देती है। ऐसे ही हुआ एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आज मध्य प्रदेश में बजट पेश हो रहा था और ठीक उसी दौरान एक खबर आई कि देश भर में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1124 से बढ़कर 1174 रुपए हो गए। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 351 रुपए बढ़ गए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद 2309 रुपए हो गए। गैस सिलेंडर के दाम में इजाफे का असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति पे भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। आश्वासन दें कि मध्य प्रदेश में ये 500 रुपए नहीं बढ़ेगा, उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हमने वॉकआउट किया। इनका विकास पागल हो चुका है। मांग है कि इस प्रदेश के अंदर 500 रुपए गैस की टंकी मिले और गैस के भाव कम हो। इसी तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर अपना विरोध जताया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार महंगाई रोकने में असफल है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। बहरहाल विरोध अपनी जगह, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई, सिलेंडर के बढ़ते दाम ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो कहते हैं कि लगातार बढ़ते दामों से जनता को बहुत दिक्कत नहीं होती, जो इसके पक्ष में अपने तर्क रखना चाहते हैं और कुछ पिछली तस्वीरें बार बार सामने लाते हैं। और जो लोग पिछली तस्वीरें सामने लाते हैं उनकी भी तस्वीरें अब सामने लाई जा रही हैं। ऐसी एक तस्वीर की बात करें जो सोशल साइट ट्विटर के ऊपर काफी तेजी से ट्रेंड कर रही है। तस्वीर में दिख रही है आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इसमें यूपीए के शासनकाल में, यानी जब कांग्रेस के सहयोग वाला यूपीए शासनकाल था, सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई, जिसके खिलाफ सड़क पर सिलेंडर लेकर वे प्रदर्शन करती इस तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में प्राइस हाइक आपको हैशटैग दिखेगा। कांग्रेस ने इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया और बीजेपी और स्मृति ईरानी पर तंज कसा कि तब आप जितने रुपयों के लिए सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया करते थे हाइक के ऊपर, आज आपको इस हाइक में क्या कोई दूसरी दिक्कत नजर नहीं आती। चलिए अब जरा इस पूरे विषय को और इस बढ़ोतरी को भी डिकोड करें। हमारी जेब के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, तय है। सवाल यहां उठता है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर के दाम किस तरह फिक्स होते हैं, इसको समझते हैं।
भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को निश्चित करने में डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क रेट एक बड़ा भूमिका निभाता आया है। इंटरनेशनल मार्केट में जब कभी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ या डॉलर की अपेक्षा रुपया कमजोर पड़ा, तब इसका असर हम पर आएगा और इस स्थिति में देश में रसोई गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि होने लगती है। भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को एक खास फॉर्मूले की मदद से तय किया जाता है। इंपोर्ट पैरिटी प्राइस का इस्तेमाल इस फॉर्मूले में होता है। आईपीपी फॉर्मूले का निर्धारण इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी गैस की कीमतों के द्वारा किया जाता है। भारत बड़े पैमाने पर एलपीजी गैस सिलेंडर को दूसरे देशों से आयात करता है। भारत में सऊदी अरब अमीरात की एलपीजी कीमत से आईपीपी का बेंचमार्क तय होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर को ग्राहक तक पहुंचाने के बीच में समुद्र के रास्ते की ढुलाई, फ्री ऑन बोर्ड, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस जैसे तमाम फैक्टर्स हैं जो सब इस कीमत में जुड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी कीमत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बीच के बहुत सारे रेट्स जुड़कर असर डालते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स वैसे ही चलती है जैसे आप और हम देखते हैं, पर असल कीमत कैसे तय होती है इसके बारे में हमने डिकोड किया। चलिए, स्लोगन का राजनीति में बड़ा महत्व होता है और हाल ही में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, अब उसका असर दिख रहा है। एक नए स्लोगन के साथ कांग्रेस मैदान में है, भ्रष्ट यार बचाए सरकार। क्या अभियान होगा, रिपोर्ट में देखें। रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी पर आई रिपोर्ट पर बवाल थम नहीं रहा। कांग्रेस को मानो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पॉलिटिकल संजीवनी मिल गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने फैसला किया कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्ट यार बचाए सरकार नाम से कैंपेन चलाएगी। कांग्रेस ने तय किया कि वो 6 से 10 मार्च तक एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेगी और 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी। अप्रैल के महीने में राजधानी रायपुर में एक पर्दाफाश महारैली का आयोजन होगा। अडानी ग्रुप के खिलाफ आई रिपोर्ट पर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रही है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस और केंद्र के बीच अडानी को लेकर अब आर पार की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ अडानी को लेकर आई रिपोर्ट को हथियार बना रही है और लगातार इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगी। कितना कारगर होगा कांग्रेस का यह अभियान, जरा इसके बारे में भी डिकोड करें। पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि हर सरकार के दौर में भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनकर उभरा है, उठता रहा है। अटल जी के कार्यकाल में ताबूत घोटाला, यूपीए 2 के दौर में 2G घोटाला, कोल स्कैम, इसी तरह मोदी सरकार पर राफेल घोटाले जैसे आरोप लगाए गए थे। ये भूमिका आपके सामने इसलिए रखी ताकि आप ये बात समझ पाएं कि विपक्ष अगर सरकार के खिलाफ अच्छे से कैंपेन चलाए तो सत्तारूढ़ दल के पास सत्ता खोने तक जैसी स्थितियां बनी है, इसका इतिहास रहा है। यूपी के खिलाफ 2G और कोल घोटाले ने ऐसा ही काम किया था, देश ने देखा। इसी तरह वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स रिश्वत कांड का मुद्दा उठाया और सत्ता प्राप्त की थी या उनको सत्ता से हटाया था। अडानी के खिलाफ जो रिपोर्ट फिलहाल आई है वो केंद्र सरकार को असहज कर सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कैसे इसे आगे ले जाया जाए। लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प है कि सरकार विपक्ष के कैंपेन का मुकाबला कैसे करती है और विपक्ष इस मुद्दे को आगे ले जाता कैसे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।